हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आप लोग जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर्स से रिलेटेड सिलेबस इंक्लूडेड है और ख़ास करके हाल ही में बेल्ट्रॉन द्वारा बहुत ही अच्छी वैकेंसी अच्छे लंबे समय के बाद निकाली गई है, तो अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो पहले हम सिलेबस से गो थ्रू कर लेते हैं। उसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के साथ साथ चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में जो है इस तरह से वीडियो अपलोड होंगे कि जो आपके अलग से जो साइड से अगर जो पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं उसको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको बेल्ट्रॉन में जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे सीबीटी का, जो कि टोटल 60 मार्क्स के रहेंगे, उसमें आपको किसी तरह की कठिनाई होगी। उसमें आउट ऑफ 60 में 50 के अराउंड आपको मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, और ये रहा है बेल्ट्रॉन के द्वारा सिलेबस। और अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ 1 से लेकर 10 तक टोटल चैप्टर वाइज आपको सिलेबस कवर किया जाएगा। प्लस अंत में जो है जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर वाइज आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस में जो है टोटल 10 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंपाइलर एंड असेंबलर। उसके बाद दूसरा में ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरे नंबर में बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, चौथे में फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ये सब कुछ कंप्लीट इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आप भी मतलब बोलेंगे कि हाँ आप क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। पाँचवें नंबर में मेल मर्ज, छठे में है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, सातवें में है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, और आठवां नंबर में है फार्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट्स, नौवें नंबर में क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, और 10वें नंबर में आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इसमें ओवरऑल हम लोग जो देखते हैं, आप लोग टोटल 10 चैप्टर देख रहे होंगे, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसके बाद चैप्टर 3, उसके बाद 4, 5, 6 एक साथ, 7, 8 एक साथ, 9 एक साथ, और 10 एक साथ। इस तरह से हम लोग, क्योंकि इसमें वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपको पढ़ना होगा, इसमें एक्सेल के बारे में पढ़ना होगा, और इसमें प्रेजेंटेशन के बारे में, इसमें इंटरनेट के बारे में, और ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये आपका तीसरा में आपका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चैप्टर है वो तीसरा, और पहला जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें, और अंत में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आप जवाब देने का प्रयास करें। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा पहला चैप्टर है, हिंदी में जो बोलते हैं कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, इंग्लिश में है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आप आराम से इस वीडियो को अंत तक देखें और आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 10 वीडियो आएंगे, 10 चैप्टर कंप्लीट, और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आपको कंप्लीट किया जाएगा। तो परिचय हम लोगों को जानते हैं कि इस पार्ट में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइन और तथा परिचय के बारे में देखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि इसमें जो है इस पार्ट में हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस जो है चैप्टर का पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि हम लोगों को जो है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए, इनपुट आउटपुट उपकरण क्या है, सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण के बारे में आपको पता चल जाएगा, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर, प्लस कंप्यूटर भाषा और वर्गीकरण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे। कंप्यूटर क्या है, तो इन द सेंस मैं आपको कंप्यूटर को 5 कार्य के लिए फेमस है। इसको अगर आप समझ गए तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पहला होगा इनपुट लेना, पहला आपका इनपुट लेना,
दूसरा में आपका प्रोसेसिंग करना, तीसरा में है स्टोर करना, स्टोरेज का भी है, चौथा है आपका डेटा सेव करना, मैंने सेव किया हुआ डेटा जिसे जो मेमोरी में सेव होगा तो उसको रिट्रीव यानी दोबारा से हम लोग उसको यूज कर सकेंगे। और 5वें नंबर में है जो आउटपुट दिखाना। तो ये टोटल 5 प्रोसेस हैं, कार्य हैं। चलिए अब देख लेते हैं। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित, यहाँ पे बेसिक अंतर है। यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं कि सूचना किसको कहते हैं और डेटा किसको कहते हैं। तो डेटा हो गया इनपुट और सूचना हो गया आउटपुट। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, जिससे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक या एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसके संदर्भ में भी कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डेटा का ग्रहण कर सकता है, डेटा का भंडारण कर सकता है यानी स्टोर, डेटा को इच्छित रूप से प्रोसेस कर सकता है अर्थात संसाधित कर सकता है, तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। और कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो उच्च गति, परिशुद्धता, बुद्धिमत्तापूर्वक कार्यों में संपन्नता, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति और भंडारण। तो ये है कंप्यूटर का संरचना। तो अगर इसको ये चीज़ आप समझ गए तो ओवरऑल आप ये चैप्टर का पूरा सार समझ जाएंगे। एक तरफ इनपुट हो गया, एक तरफ आउटपुट हो गया। ये मेमोरी यूनिट है जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। एक कंट्रोल यूनिट है, एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, CU ALU। उसके बाद ये दोनों को कंबाइंड करके CPU बोला जाता है, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो मुख्यतः कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न कर सकता है। क्या क्या कर सकता है तो हम लोग बता चुके हैं। यह जो है पहला में इनपुट द्वारा डेटा या निर्देश स्वीकार कर सकता है। दूसरा में यह डेटा को संग्रहित कर सकता है। तीसरा में है यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डेटा को संसाधित अर्थात प्रोसेस कर सकता है। यह परिणामों को मनचाहे रूप से आउटपुट को दर्शा सकता है और यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित कर सकता है। तो ये सारा ये हम लोग बता चुके हैं। अब देख लेते हैं इनपुट। तो जो हम लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसी से रिलेटेड है। इनपुट का मतलब हो गया यह डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया को इनपुट करते हैं। दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट अर्थात CU। इनपुट आउटपुट संसाधन और भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डेटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए, डेटा प्राप्त करना कब जो है बंद कर दिया जाए और डेटा का भंडारण कहाँ किया जाए। ये सब जो है कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या है, स्टोर करने की चीज़ है। तो डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर में जो है प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात ALU। ALU द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ALU में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा होता है लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक में जोड़ घटाव और ALU में लॉजिक यूनिट होता है। आउटपुट का क्या काम है, तो उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा द्वारा परिणामों को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहते हैं। ALU और CU ये इम्पोर्टेंट है। ALU और CU को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU कहा जाता है। आप CPU को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। तो अब ये देख लेते हैं, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक उधर देखे होंगे तो आप खुद ब खुद यहाँ से आप आंसर दे पाएंगे। कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य क्या अनुकरण है। तो एक हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग, डेटा स्टोर करने की, फिर आपका कंट्रोल कर सकता है पूरा ये पे, और आउटपुट। ये 5 कार्य टोटल कंप्यूटर के। कंट्रोल मतलब ये इसके जगह आप ये भी बोल सकते हैं जो डेटा संग्रहित स्टोर किया जाता है उसको दोबारा से हम लोग यूज भी कर सकते हैं। दूसरे में ALU, CU और CPU को परिभाषित करें।
तो LU CU आप लोग आसानी से परिभाषित कर लेंगे। अब सही उत्तर देखना है तो अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहते हैं? तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं। ALU और CU जो है संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं? CPU का फुल फॉर्म, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परिणाम कहाँ प्राप्त होता है? तो आउटपुट कहलाता है। चलिए अब देख लेते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल मीन्स परिधीय उपकरण, अर्थात जो कंप्यूटर में साइड से जोड़ा जाता है और वो क्या है, कंप्यूटर को और उपयोगी साबित करता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी साइड से हम लोग USB लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो ये सब पेरिफेरल में आता है। तो पेरिफेरल ये परिधीय उपकरण कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। कुछ विशेष कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग पहले चैप्टर वाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आजकल पूछे गए हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारा हम लोग क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो परिधीय उपकरण में निम्नलिखित में से इनपुट उपकरण हो गया, आउटपुट उपकरण हो गया, अन्य परिधीय उपकरण, तो ये 3 हो गए। अब देख लेते हैं हम लोग बारी बारी से। तो ये है कंप्यूटर के विभिन्न परिधीय उपकरण। तो जो कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? परिधीय उपकरण है। अब देख लेते हैं इनपुट उपकरण में। इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। नीचे विभिन्न इनपुट उपकरणों के उदाहरण हैं जो इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। तो इनपुट के बारे में तो आपको ज़रूर ये जो है आपको ये पॉइंट याद कर लेने, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस कौन कौन है? कीबोर्ड है। सिंपल इनपुट मीन्स आपको ये समझना है कि कंप्यूटर के लिए हम लोग डेटा देते हैं। कंप्यूटर ही नहीं, किसी भी चीज़ में अगर डेटा देते हैं तो वो हो गया इनपुट। जैसे माइक्रोफोन में अगर हम लोग बोलते हैं तो हो गया इनपुट। इसी तरह से आप लोग कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, कैमरा भी हो जाएगा क्या? इनपुट डिवाइस आपका। फिर MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सब क्या है आपका? तो इनपुट डिवाइसेस है। तो ये सब चीज़ें को आपको ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। अब कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो कीबोर्ड सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड के में कई प्रकार उपलब्ध हैं और उनमें कुछ भिन्नताएं हैं, अन्यथा वे समरूप हैं। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कीबोर्ड का नाम क्या है? तो क्वार्टी कीबोर्ड। आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इन कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने वाली कुंजियों को 2 जगह पर रखा गया है ताकि न्यूमेरिक पैड का आसानी से उपयोग किया जा सके। अब देख लेते हैं माउस एक विद्युत यांत्रिक हाथ से उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। इसका उपयोग पॉइंटर की तरह काम किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम प्रारंभ करना और विकल्प का चयन करना। तो ये माउस का काम है। साधारणतः माउस में एक आंतरिक चुंबकीय पदार्थ से परत चढ़ी हुई होती है जिसे आमतौर पर एक सपाट सतह पर रखा जाता है और डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधियों को पता लगाती है। आजकल गतिविधियां का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल या लेजर माउस का उपयोग किया जाता है। आजकल सभी विंडोज आधारित एप्लीकेशंस माउस के साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। कठिनता से याद रखे जाने वाले कुंजी संयोजनों को आसान पॉइंट एंड क्लिक कार्यवाही बदले स्थापित करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझिए माउस का क्या उपयोग है, परंतु यह सभी कीबोर्ड कार्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह कमांड आधारित कार्यों के लिए एक विकल्प हो सकता है। अब लाइट पेन देख लेते हैं। ये सारा चीज़ इनपुट डिवाइसेस है।
यह कि इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक का प्रयोग करता है। तो लाइट पेन माउस के समान होता है। हम लोग ये देख पा रहे होंगे किस तरह से जो है लाइट पेन जो है स्क्रीन पे लिखने का काम करते हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन का एक स्क्रीन भी जो है हम लोग टच स्क्रीन भी क्या है इनपुट डिवाइसेस है। अब है ऑप्टिकल स्कैनर। इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से डेटा संग्रहण करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी के उपकरण मैनुअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डेटा को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। बार कोड रीडर वास्तव में विशेष प्रकार का इमेज स्कैनर है। इमेज स्कैनर छपी हुई छवियों इमेज को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि में बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किए गए मुद्रित जो है पेज की स्कैन छवि को टेक्स्ट में परिवर्तित करने का काम किया जाता है, ताकि उसे कंप्यूटर पर संपादित किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन क्या है, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन में इसमें टच पैनल, डिस्प्ले और पैड्स आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इनके द्वारा इनपुट्स कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा दिए जा सकते हैं, जो मॉनिटर से इनपुट को स्वीकार करता है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनिक बटनों को छूते हैं या वे लाइट पेन का उपयोग करते हैं। तो ये सारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अब देख लेते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइसेस है और दो तरह के होते हैं। एक होता है जो है टेबल माइक्रोफोन होता है, एक होता है हैंड माइक्रोफोन। थोड़ा देख लेते हैं डेस्क माइक्रोफोन किसको कहते हैं। तो माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है। कीबोर्ड से इंटर की गई जानकारी की तुलना में ध्वनि संचार में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। दो प्रकार के माइक्रोफोन उपलब्ध हैं, जैसा कि संख्या में बताया गया है चित्र संख्या में। तो कौन है, एक डेस्कटॉप माइक्रोफोन जो कि ज़्यादातर आप लोग मीटिंग वूटिंग में देखते होंगे, और एक है हाथ द्वारा उपयोग लाए जाने वाला माइक्रोफोन। तो ये दो तरह के माइक्रोफोन है। आप देखते हैं ट्रैक बॉल एक माउस के टाइप का है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है, और पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे या हाथ के हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं। और इसका जो है एडवांटेज क्या है, तो ये क्या है ना, हम लोग एक जगह पे स्थायी रख के हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं, जिसका उपयोग कर माउस बटन की तरह काम करता है। माउस की अपेक्षा ट्रैक बॉल का एक यह लाभ है कि ट्रैक बॉल स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक स्थान का आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा आप ट्रैक बॉल के उपयोग अपनी गोद सहित किसी भी प्रकार के जो है जगह पे रख के उपयोग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आउटपुट उपकरण। तो आउटपुट उपकरण डेटा को संसाधित कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटाता है। कुछ आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण क्या क्या है, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका वीडियो का फुल फॉर्म है, और आप इसको आसानी से और भी आपके विचार से और कौन कौन आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप ऐड करें। मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं। तो सभी आउटपुट उपकरणों में से मॉनिटर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट उपकरण है, क्योंकि लोग दूसरे उपकरणों की तुलना में इसका प्रयोग अधिक करते हैं। वीडियो अडेप्टर कार्ड और मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित की जाती है। सीपीयू के अंदर संसाधित जानकारी जिसे प्रदर्शित करना आवश्यक है वीडियो अडेप्टर को भेजी जाती है, और वीडियो अडेप्टर जानकारी के प्रारूप को उसी प्रकार से परिवर्तित करता है जैसे एक टेलीविज़न जानकारी को प्रदर्शित करता है, जो उसे केवल सर्विस द्वारा भेजी जाती है। माइक्रो कंप्यूटर के साथ प्रयोग किए जाने वाले मॉनिटर के 2 मूलभूत प्रकार हैं। तो पहला क्या है, CRT अर्थात कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा है LCD
तो लाइट ये है आपका LCD। LCD का फुल फॉर्म हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है, तो इसमें जो है CRT या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एक विशिष्ट मॉनिटर है जो आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखते हैं। यह एक टेलीविज़न की स्क्रीन की तरह दिखता है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गया CRT या ये हो गया LCD। एक होता है LED। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। तो इस प्रकार मॉनिटर बड़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हैं जिसे CRT कहा जाता है। अब देख लेते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस प्रकार के मॉनिटर को फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहा जाता है। इसमें से अधिकांश छवियों की प्रस्तुति के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। इन दिनों LCD मॉनिटर बहुत लोकप्रिय है। जब लोग विभिन्न मॉनिटर की क्षमताओं के बारे में बात करते हैं तब वे मॉनिटर के रेजोल्यूशन की बात करते हैं। अधिकतम मॉनिटरों का रेजोल्यूशन 800 × 600 पिक्सल होता है। उच्च कोटि के मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1024 × 768 पिक्सल या फिर 1280 × 1024 पिक्सल भी हो सकता है। आजकल मॉनिटर्स उच्च रेजोल्यूशन या निम्न रेजोल्यूशन में उपलब्ध है। प्रिंटर देख लेते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर का पर दस्तावेज बनाने के बाद उसकी हार्ड प्रति अर्थात प्रिंट आउट लेने के लिए उसे प्रिंटर पर भेजा जाता है। तो कुछ प्रिंटर जो हम लोग देख लेते हैं कितने तरह के प्रिंटर हैं। तो प्रिंटर 4 तरह के हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इस थ्योरी को गो थ्रू करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं अंत में जो है जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हर एक चैप्टर से क्वेश्चन वाइज भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेजर प्रिंटर सबसे क्या है, लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता के प्रिंट का उत्पादक करता है जिसका प्रयोग अधिकतम प्रकाशन क्षेत्र में किया जाता है। यह अत्यधिक तीव्र होता है और इसमें आवाज़ नहीं होती है। इसके अतिरिक्त लेजर प्रिंटर का संचालन करना बहुत आसान है। इसमें स्वचालित रूप से पेपर की लोडिंग होती है। सबसे तेज़ गति वाला लेजर प्रिंटर प्रति मिनट 200 मोनोक्रोम पेज और 100 रंगीन पेज प्रिंट कर सकता है। तो ये लेजर प्रिंटर आपको सीधे याद रखना है, सबसे तेज़ प्रिंटर तो लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर करीब 64 नोजल का उपयोग कर कागज़ पर सीधे स्याही छिड़क कर छवि का निर्माण करते हैं। यद्यपि यह जिस छवि का निर्माण करता है वो आमतौर पर लेजर प्रिंटर जितनी स्पष्ट नहीं होती है, किंतु उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स और लेजर प्रिंटर के बीच की एक अच्छा विकल्प है। लेजर प्रिंटर की तरह इंकजेट प्रिंटर भी शांत और सुविधाजनक और है, लेकिन इसकी गति बहुत तेज़ नहीं होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर अधिक महंगा होता है, लेकिन लेजर प्रिंटर की तुलना में इसकी कीमत आधी होती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉट मैट्रिक्स का देख लेते हैं। इसको आप देखे भी होंगे जब जो है टिकट वगैरह काटा जाता था। तो डॉट मैट्रिक्स एक समय बहुत लोकप्रिय था। वो बहु उपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन से टकराता है और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट का निर्माण करता है। इसी कारण इसका नाम जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकेंड अर्थात CPS में मापी जाती है। हालांकि यह सस्ता है परंतु अधिक शोर करता है और निम्न गुणवत्ता के प्रिंट देता है। अब लाइन प्रिंटर देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः विशाल प्रिंटर के साथ टेक्स्ट आधारित डेटा प्रोसेसिंग रिपोर्ट के लिए किया जाता है। लाइन प्रिंटर तीव्र गति का प्रिंटर है जिसकी गति प्रति मिनट लगभग 100 से 3800 लाइन होती है। विगत समय में लाइन प्रिंटर के प्रिंट की गुणवत्ता उच्च नहीं होती है। प्रौद्योगिकी में विकास के साथ लाइन प्रिंटर की प्रिंट की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। इसकी कीमत लाखों में है।
तो अगर आपके पास टाइम है तो इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको सबसे फास्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस है, ये सब आपको याद रखने हैं। प्लॉटर एक विशेष तरह का एक आउटपुट उपकरण है जो प्रिंटर की तरह भिन्न तरीके से कागज़ पर चित्रों का निर्माण करता है। एक्चुअली इसमें अंतर इतना ही है प्रिंटर और प्लॉटर में, बहुत बड़े कागज़ में जब प्रिंट नक्शा वगैरह प्रिंट किया जाता है तो प्लॉटर का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दो डिजाइन में आते हैं प्लॉटर, फ्लैट बेड और एक आता है ड्रम बेड टाइप का प्लॉटर। तो ये दो तरह के हैं। स्पीकर भी क्या है, एक तरह से आउटपुट डिवाइसेस है। तो स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट उपकरण है क्योंकि हम लोग इससे क्या है आवाज़ सुनते हैं। निम्नलिखित में से सही या गलत का आपको उपकरण ये चुनाव करना है। तो अगर आप सही से पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो निम्नलिखित में सही या गलत क्या है, तो माउस एक आउटपुट उपकरण है तो गलत। OCR का अर्थ ऑप्टिकल कंटेंट रीडर है, तो OCR का क्या है, ये सही है या गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप उधर ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आप इसका जवाब आसानी दे पाएंगे। LCD मॉनिटर का उपयोग नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में होती है, तो ये सही जवाब है। तो इस तरह से अगर आप चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आई होप कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट में उच्च गुणवत्ता के चित्रों और छवियों का निर्माण करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, जिससे भवनों के निर्माण की योजना, यांत्रिकी वस्तुओं के लिए रूपरेखा। तो ये सही जवाब है, सही कथन है। अब कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम देख लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है और इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखना है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में। रैम प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किए जाते हैं प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा लुप्त हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति अधिक तीव्र होती है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण कौन कौन है, CD-ROM है, पेन ड्राइव है। तो जो नॉन वोलेटाइल है वो क्या है, सेकेंडरी है, जो वोलेटाइल है वो प्राइमरी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन वोलेटाइल है कौन नहीं है। उसके बाद सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। किसी भी कार्य करने के लिए आपको कंप्यूटर को विशिष्ट अनुक्रम में निर्देशों का सेट देना होता है और निर्देशों के इस सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो हार्डवेयर को विशिष्ट कार्यों का विशिष्ट क्रम में करने का आदेश देता है। सॉफ्टवेयर का मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों और उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो सॉफ्टवेयर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना जान लेना है। सॉफ्टवेयर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इतना ही याद रखना है कि जो सिस्टम जो पहले से दिया रहता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। OS जो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो OS ही हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग इसके बारे में बता दिए क्या है और इसमें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक आपको ओवरव्यू यही आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो यह एक प्रोग्राम समूह, तो हाँ, तो ये जैसा कि हम बता दिए माइक्रो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑफ स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, PPT जो है सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर की भाषा तो दो तरह के हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि भाषाएं संचार का एक साधन है, समांतर लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो इसी तरह से क्या है कंप्यूटर भी जो है अपना ही भाषा समझता है। और जब पहला लेवल जब विकसित किया गया था तो लो लेवल था, और उसके बाद क्या है जिसको कि मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज 0-1 में बाइनरी में कहते हैं
और अगर आप वीडियो को रोक कर आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि 0-1 पे जो लैंग्वेज काम करता था तो उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और सेकेंड जनरेशन का जो है लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। और ये भी इसमें क्या होता था कि 0-1 को एक सांकेतिक कोड में प्रतिस्थापित कर देता था। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज इसलिए लिखना और समझना कठिन होता था क्योंकि वो जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी कोई भी लो लेवल लैंग्वेज लिख सकता था। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि इस तरह का कोई चीज़ें नहीं होती थी। बस जो हम लोग समझते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज वो जो है कंप्यूटर समझ सकता है। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं बेसिक फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और ये जो है यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है एवं आसानी से सीखी जाने वाली है। तो क्या है बेसिक। कोबोल क्या है तो कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यह व्यावसायिक अनुप्रयोगों में उपयोग लिया जाता है। फॉर्टेन क्या होता है फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, गणित संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका उपयोग सभी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और C++ है जो कि लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइलर और असेंबलर का क्या काम है तो कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर का काम है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर का क्या है तो सोर्स प्रोग्राम जिसको कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अर्थात मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर बदलता है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो ये हम लोगों का चैप्टर 1 समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गलत है क्योंकि ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करना अधिक आसान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में हमको प्रोग्रामिंग के साथ साथ उसके हार्डवेयर को भी जानकारी होना ज़रूरी है। वैज्ञानिक एवं गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रन का तो बिल्कुल सही जवाब है। सी का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं सी के बारे में, क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो नहीं, सी जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, तो ये गलत हो गया वो। उसके बाद फिर कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है तो बिल्कुल, क्योंकि असेंबल जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो मशीन लैंग्वेज में बदलता है और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो ये सही जवाब है। तो आई होप कि आप आसानी से अगर इस वीडियो को देखे होंगे पूरा फुल्ली फोकस अगर तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। आप ज़रूर इसको आराम से देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते देश के नाम प्यारा सा नारा जो है जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप अपना खूब ख्याल रखें।